हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और करे तैयारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, हम यूपी परिषदीय बुक्स की सीरीज चला रहे हैं जो आपके यूपी टेट और यूपी सुपर टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स है ये। तो इसमें हमने हिस्ट्री का देख लिया है। यहाँ पे हिस्ट्री और जो नागरिक शास्त्र होता है ये एक ही बुक में होता है, एक ही बुक में नहीं कंप्लीट किया जाता है। तो हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उसको हम करवा रहे हैं कंटिन्यू। आपने अगर नहीं देखे हैं इसकी वीडियोस तो प्लीज़ आप इस वीडियोस को मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज जो हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है वो हम नागरिक शास्त्र को कर रहे हैं। इसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे जिसमें है सभी जन एक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये नागरिक शास्त्र सभी जन एक हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पोएम लिखा हुआ है जो ऑलरेडी सब लोग स्कूलों में इसको देखे ही होंगे। यहाँ पे पोएम को देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा ये पोएम है। हिंदी देश के निवासी, हिंदी देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब चूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिली गई सागर में, हुई सब एक है। तो ये यहाँ पे जो कविता लिखी गई है, तो बॉक्स में लिखी कविता आपने जरूर पढ़ी और सुनी होगी। जिस प्रकार बेला गुलाब जूही चंपा और चमेली जैसे अलग अलग रूप रंग और खुशबू वाले फूल एक साथ गुथ कर एक सुंदर माला बनाते हैं, उसी तरह हमारे देश के विभिन्न धर्म जातियों रूप रंग पहनाव एवं संस्कृतियों के लोगों से हमारा समाज बना हुआ है। देखिए कितने अच्छे से समझा रहा है। जैसे इतने टाइप्स के फ्लावर्स हैं और इतनी उनकी खुशबू अलग अलग होती है, दिखने में अलग अलग होते हैं। उन सबको जब हम गुथ करके उनकी जब एक माला तैयार करते हैं, हम जब एक माला बनाते हैं तो ये देखने में इतनी खूबसूरत लगती है। इसी की तुलना किया जा रहा है हमारे भारत देश से। हमारे भारत देश में भी क्या है, विभिन्न जातियों के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, उनका रूप रंग अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनका खान पान अलग है। अगर इन सारी चीजों को भी हम अगर एक धागे में पिरो करके देखें तो हमको बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो जो भारत है वो विविधताओं का देश कहा जाता है। इसके विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक एवं जलवायु की स्थितियां पाई जाती हैं। दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र विश्व की प्राचीनतम कठोर चट्टानों द्वारा निर्मित है। तो जो हमारा जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत किससे बना है? प्राचीनतम कठोर चट्टानों से बना है। उत्तर विश्व का नवीनतम एवं सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो जो विश्व का जो नवीनतम एवं सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो वो हिमालय पर्वत है। भारत में एक और जहां चेरापूंजी और मासिन राम जैसे अत्यधिक वर्षा वाले भाग हैं, वहीं पश्चिमी राजस्थान जैसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो चेरापूंजी और मासिन राम में होती है। और सबसे ज्यादा शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो वो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है। संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली आदि एक दूसरे से भिन्न है। समय समय पर विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत आते रहे और यहाँ अस्थायी रूप से बसते गए। इन लोगों के साथ नए धर्म आए, नए रीति रिवाज आए, नई भाषाएं आई। इससे भारत की संस्कृति में विविधता आई। तो क्या हुआ, इसे भारत पे आप देखेंगे कि हर टाइम पे अलग अलग बाहर से आर्य बाहर से आए तो संस्कृत भाषा लेकर के आए। उसके बाद से जो भी आता गया, जैसे आपके ये आएंगे, क्या कहते हैं, हम देखेंगे मध्यकालीन भारत में आएंगे, जो मुगल आएंगे, तुर्क आएंगे, ये जितने लोग भी आते हैं समय समय पे ये अपने साथ क्या एक नया धर्म लेकर के आए, नए रीति रिवाज लाए, नई भाषाएं लाए। फिर हम देखेंगे जब मॉडर्न इंडिया में आते हैं तो अंग्रेज आते हैं, तो अंग्रेज अपने साथ लाते हैं, पुर्तगीज कुछ अलग लेकर के आते हैं। तो हमने हर किसी से कुछ अलग अलग सीखा और यही भारत की विविधता है। अनेक बोलियां, हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और अन्य समुदाय एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में प्रत्येक 200 से 250 किलोमीटर के बाद बोली, रहन सहन और रीति रिवाजों में अंतर हो जाता है। देश में लगभग 225 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 22 भाषाएं मुख्य हैं, जैसे हिंदू, उर्दू, बांग्ला, ओडिया, मराठी, पंजाबी, तेलुगु आदि। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जो हमारी ये 22 भाषाएं हैं, इन्हें आप बताइएगा कमेंट करके कि इन्हें कौन सी सूची में रखा गया है। हमारे प्रदेश में मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है। तो हमारे प्रदेश में कौन सी, प्रदेश यानी हमारा उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जा रही है? तो सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। यहाँ अवधी भी है, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि आंचलिक बोलियां भी बोली जाती है, जो मतलब एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, वो भी बोलियां यहाँ पे बोली जाती हैं। जब हम देश के एक भाग से दूसरे भाग में आते जाते हैं तो भाषा की यह विविधता कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती है।
दूसरी तरफ इन अलग अलग भाषाओं में लिखा गया साहित्य हमारे देश की साहित्यिक समृद्धि को भी बढ़ाता है। अब चलिए देखते हैं भारत के विविध त्योहार देखते हैं। अभी तुमने भाषाएं देखा, त्योहार देखते हैं। भारत के त्योहारों में भी विविधता मिली हुई है। विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं। होली, दीपावली तथा दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हैं, आप लोग को पता ही होगा। ईद मुस्लिमों का है। प्रकाश पर्व किसका है, तो ये सिखों का है। तथा क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। बौद्ध लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं और जैन महावीर जयंती तथा पारसी नौरोज उत्सव को मनाते हैं। तो नौरोज उत्सव कौन मनाता है, इसे याद रखिएगा, जिसको पारसी लोग मनाते हैं। इन त्योहारों को सभी मिलजुल कर मनाते हैं। कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जिन्हें भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है, ओणम केरल में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट्स बना के लिख लीजिएगा। मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाते हैं। ये सब कब मनाया जाता है, ये फसल पकने तथा उनके कटने के अवसर पर मनाए जाने त्योहार है। जैसे हम क्या है, हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनाई जाएगी, जो भी ठंडियों में मनाई जाती है ना 14 जनवरी को, हमारे यहाँ मकर संक्रांति होगी। इसी मकर संक्रांति को पंजाब में बैसाखी कह देते हैं, तमिलनाडु में पोंगल कह देते हैं, केरल में ओणम कह देते हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय पर्वों जैसे स्वतंत्रता दिवस, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, और गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती को हम सभी भारतवासी मिलजुल कर तथा राष्ट्र भक्ति की भावना के साथ मनाते हैं। देश के विभिन्न नृत्य, हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृतियां वहां के नृत्यों में झलकती है। जैसे उत्तर प्रदेश का कथक, तो कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ओडिशा का ओडिसी तथा केरल का कथकली। इन नृत्यों की अपनी अलग अलग निर्धारित पोशाकें हैं, मतलब हर नृत्य में अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं, उनकी अलग शैली है, उनकी अलग मुद्राएं हैं। मुद्राएं क्या होती हैं, जैसे हम भी कोई डांस करते हैं तो कोई जो भी उसमें हम अपने हाथ पैर, ये सारी चीजें जो भी एक मुद्राओं में अपना उनको प्रदर्शित करते हैं। ये सारे नृत्य भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। जितने भी हमने देखा कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली की क्या है, ये भारतीय पौराणिक कथाओं पे ही आधारित हैं। पहनावे में विविधता देखते हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में पहनावे में भी विविधता दिखाई देती है। साड़ी और धोती अनेक स्थानों पर पहने जाते हैं, लेकिन उनके पहनने का ढंग क्या है, बदल जाता है। पहनावे का संबंध उस क्षेत्र की जलवायु से भी होता है, मतलब जहाँ जैसी जलवायु होती है वहां के लोग वैसे ही कपड़े पहनते हैं। जैसे कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वहां के जो लोग कपड़े पहनते हैं पूरे भरे भरे पहनते हैं। राजस्थान में बहुत ज्यादा धूप होता है तो राजस्थान के लोग क्या करेंगे, एक बड़ी सी पगड़ी लगा लेते हैं। कि जहाँ की जैसी जलवायु होती है उसी के हिसाब से उनका पहनावा होता है। तो कश्मीर में पहने जाने वाला जैसे फिरन कहाँ पे पहना जाता है, तो ये कश्मीर में पहना जाता है, तो जाड़े से हमें बचाता है। राजस्थान में पहने जाने वाली बड़ी बड़ी पगड़ियां वहां के गर्म रेगिस्तानी मौसम से बचाती हैं। विविधता में एकता देखते हैं। क्या आप भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों के नाम जानते हो? आइए इस टीम पर एक नजर डालें। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, अश्विन, युवराज सिंह, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, ये लोग क्या है, ये लोग हमारे क्रिकेटर हैं। इस टीम में आपने क्या बात खास देखी? टीम में अलग अलग प्रदेशों और धर्मों के खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। ये सभी खिलाड़ी विभिन्न प्रांतों एवं धर्मों से संबंध रखते हैं। ये सभी खिलाड़ी अपने अपने क्षेत्रों की अलग अलग बोलियां भी बोलते हैं, लेकिन विदेशी टीम के विरुद्ध खेलते समय ये खिलाड़ी एक सूत्र में बंधकर देश के लिए खेलते हैं। भारत के लिए जीत हासिल करके इनका मस्तक ऊंचा करते हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट है, सचिन तेंदुलकर को क्या है, भारत रत्न दिया गया है। आपने अपने बड़ों से आजादी की लड़ाई की कहानी जरूर सुनी होगी। हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए देश के कोने कोने से अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया था। इस लड़ाई में सबने अपना क्या किया था, योगदान दिया था। देखिए महेंद्र सिंह धोनी की पिक है। आजादी की लड़ाई देखते हैं। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां तथा सुभाष चंद्र बोस के योगदान की जानकारी एकत्र कीजिए। आपको होमवर्क है, आप इनके बारे में पढ़िएगा और इनके चित्र भी करके कॉपी पे लगाना है। ये जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें ये काम करना है, आपके लिए काम नहीं है। आपने देखा कि अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं, पहनावों आदि के लोग देश के लिए एकजुट हो जाते हैं। इन सभी विविधताओं के होते हुए भी भारत में हमेशा एकता रही है। यह देश एक ऐसी फुलवारी है जो अलग अलग रंगों और खुशबुओं के फूलों से सजी हुई है। हमारे समाज की विभिन्न चिंताएं क्या हैं? हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। निम्न समझी जाने वाली जातियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए निम्न जातियों का अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले,
एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान भीमराव रामजी अंबेडकर, इनका पूरा नाम देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था, जैसी महान विभूतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता या छुआछूत मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। छुआछूत को अब कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी जाति, लिंग या धर्म का है, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। मतलब भारत में क्या है, कोई भी भारत का जो नागरिक है, अब वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसका किसी भी लिंग हो, कोई मतलब नहीं है, उसको समान अधिकार और समान अवसर दिया जाएगा। सभी को सरकारी नौकरी पाने के लिए समान अवसर दिया गया है। वर्षों से भेदभाव से पीड़ित जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान ने उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बाल श्रम हमारे देश की सबसे मुख्य चिंताओं में से एक है। बाल श्रम से आशय क्या है, बाल श्रम किसे कहते हैं, तो 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों से मजदूरी कराना ही बाल श्रम है। गरीबी और अशिक्षा बाल श्रम का मुख्य कारण है। तो क्या, गरीबी और अशिक्षा, इसी के कारण क्या है, बाल श्रम बढ़ता है। बाल श्रम से बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। हमारे देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है। साथ ही बाल श्रम के खिलाफ भी सख्त कानून बनाए गए हैं। तो हमारे यहाँ जो शिक्षा का अधिकार है वो कितने से कितने वर्ष का है, तो आप लोग याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के लिए है। यहाँ पे देख लेते हैं, बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं विनियमन 1886 में लागू किया गया था, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया। यानी अगर बच्चा 14 साल से कम का है, अगर वो उससे कोई भी काम करवा रहा है तो वो क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है। हमारे समाज में बालिका सुरक्षा भी एक चुनौती का विषय है। बालिका सुरक्षा का तात्पर्य बालिकाओं को वह वातावरण उपलब्ध कराने से है जिसमें वह सुरक्षित हो। इसके लिए बालिकाओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकें सिखाना आवश्यक है। इस हेतु सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यानी बालिकाओं को आत्मरक्षा सिखाने के लिए सरकार क्या कर रही है, कई सारे कार्यक्रम चला रही है। इसके अंतर्गत लड़कियों को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों को सिखाया जा रहा है। साथ ही महिला एवं बाल उत्पीड़न कानून, कौन सा कानून है, महिला एवं बाल उत्पीड़न कानून से अवगत कराना तथा शोषण के खिलाफ जागरूक करना भी इन कार्यक्रमों की मुख्य उद्देश्य है। यानी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उससे महिलाओं को जागरूक बनाया जा रहा है कि उनके कौन से कानून बने हुए हैं उनका, जिससे शोषण ना हो सके। हमारे समाज में लिंग भेद भी एक मुख्य समस्या है। और अन्य समस्या क्या है, लिंग भेद। भारतीय संविधान में बालकों एवं बालिकाओं को समानता का अधिकार प्राप्त है, फिर भी लड़के लड़कियों में अनेक प्रकार से भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को कहीं कहीं तो प्रारंभिक शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित कर दिया जाता है। यदि कोई लड़की खेल कूद में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे ये सब लड़कों के काम कहकर हतोत्साहित किया जाता है। आज भी बहुत जगहों पे होता है ऐसी चीजें। वास्तव में लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित करके हम अपने समाज की शक्ति का आधा हिस्सा क्या कर रहे हैं, व्यर्थ कर देते हैं। आज लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों की बराबरी कर रही हैं। जैसे खेलों में पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, MC मैरी कॉम, साइना नेहवाल, PV सिंधु, साक्षी मलिक, ये सब क्या है, ये सब हमारे देश की लड़कियां हैं जिन्होंने इतना नाम किया है, भारत का नाम ऊंचा किया है। इन लोगों ने भारत का नाम ऊंचा किया है। समाज सेवा में मदर टेरेसा तथा मेधा पाटेकर, ये देखिए मदर टेरेसा है, मेधा पाटेकर भी देखते हैं, जिनकी पिक नहीं दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, मदर टेरेसा है, ये कल्पना चावला की है पिक, और ये सुचिता कृपलानी का है। भारतीय मूल की 2 महिलाओं, एक कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। राजनीति के क्षेत्र में इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल, इन सब ने क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कुछ देख लेते हैं। हमने देखा कि हमारा देश विविधताओं में एकता की भावना को समेटे हुए। हमारे देश की एकता और भाईचारे की पहचान कुछ प्रतीक चिन्हों से भी होती है। ये चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। तो जिन चीजों से हमारे देश की एकता की पहचान होती है उन्हें हम राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। चलिए उन कुछ चिन्हों को देख लेते हैं। आइए अपने राष्ट्रीय प्रतीक को जानते हैं। पहला चीज हमारा क्या है, राष्ट्र ध्वज, नेशनल फ्लैग। हमारे देश के ध्वज में 3 रंग हैं। कितने रंग है, 3 रंग है, कम से केसरिया, सफेद और हरा, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। हर रंग का अपना एक अलग महत्व या एवं संदेश है। जितने भी कलर है क्या कर रहे हैं, अपना एक अलग मैसेज दे रहे हैं। जैसे सबसे ऊपर का केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, बीच का जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है, और नीचे का जो हरा रंग है वो हमारी धरती की हरियाली को दर्शाता है।
ध्वज के बीच में बना हुआ जो चक्र है वो उन्नति को अग्रसर होने का प्रतीक है। यह चक्र नीले रंग का बना होता है। ये जो चक्र होता है वो किस रंग का बना होता है? तो नीले रंग का बना होता है। इसमें कुल कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां होती हैं। और ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का क्या रेशियो है? तो 3:2 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। जितने वनडे एग्जाम्स होते हैं, इवन पीसीएस तक के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए, राष्ट्रध्वज संहिता। राष्ट्रध्वज संबंधी कुछ नियम है, जैसे ध्वज फटा पुराना या खराब रंगों वाला ना हो। ध्वज में हमेशा केसरिया रंग कहाँ पे होगा? केसरिया रंग ऊपर में होगा। इसे निजी वाहनों तथा परिधान के रूप में कमर के नीचे या अधोवस्त्र के रूप में इस्तेमाल ना करें। सूर्यास्त से पहले ध्वज को उतार लें। ध्वज फहराते समय झुका ना हो। और देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के निधन होने पर पूरे देश में राष्ट्रध्वज आधा झुका दिया जाता है। चलिए, राष्ट्रगान देखते हैं। राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वज फहराने के बाद हम राष्ट्रगान गाते हैं। इसका रचयिता कौन है? राष्ट्रगान को किसने लिखा है? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये देखिए, इनकी पिक है यहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर की। राष्ट्रगान के माध्यम की अवधि कितनी होती है? लगभग 52 सेकेंड में ही राष्ट्रगान को खत्म कर दिया जाता है। राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन, पता ही होगा आप लोग को। राष्ट्रगीत देखते हैं। राष्ट्रगीत को किसने लिखा है? इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी, जिसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। इसका प्रथम पद इस प्रकार है, यहाँ पे देखिए लिखा है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलया शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। तो आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे यहाँ पे इसको ट्रांसलेट भी कर दिया गया है हिंदी में। और राष्ट्रीय पशु देखते हैं। तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है। यह पीले रंग का धारीदार पशु है। अपनी दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है। बाघ की जो प्रजाति भारत में पाई जाती है उसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। ठीक है। भारत में बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसे रोकने के लिए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? तो ये अप्रैल 1973 में। कितनी बार ये यूपी टेट में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 50 बाघ अभ्यारण्य, जो टाइगर रिजर्व है, उनको बना दिया गया है, जहाँ पे क्या होता है? पशु पक्षियों का शिकार करना मना होता है। उसी को क्या कहते हैं? टाइगर रिजर्व कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी देखते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। यहाँ मोर की फोटो है। इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी होती है तथा सिर पर पंखे के आकार की कलगी होती है। मादा की अपेक्षा नर मोर अधिक सुंदर होता है। उसकी गर्दन चमकीली नीली होती है तथा पूंछ लंबी और चमकीले हरे पंखों की बनी होती है। नर मोर अपने पंखों को फैलाकर आकर्षक नृत्य करता है। मादा मोर का रंग भूरा होता है। वह नर मोर से थोड़ी छोटी होती है और उसकी पूंछ बड़ी नहीं होती है। ये जो फोटो है यहाँ पे, ये नर मोर की फोटो है। चलिए, राष्ट्रीय पुष्प देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। यहाँ पे कमल की फोटो है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा प्राचीन भारतीय कला और पुराण में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही कमल भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता रहा है। राज चिन्ह देख लेते हैं। भारत का जो राज चिन्ह है वो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ है। तो सारनाथ में हमने पढ़ा है ना ऊपर, सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था। तो सारनाथ में ही जो अशोक स्तंभ है वही हमारा क्या है? राजकीय चिन्ह है। इस राज चिन्ह में 4 सिंह हैं। कितने शेर हैं? तो इसमें 4 शेर हैं। एक इधर दिख रहा है, एक पीछे उस साइड है। प्रत्येक सिंह का मुख पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यानी 4 दिशाओं में है। इसके नीचे एक पट्टी है जिसके बीच में एक चक्र बना है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। इस चक्र के दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक घोड़ा दिख रहा है और यहाँ पे सांड दिख रहा है। इस स्तंभ में नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तो ये सत्यमेव जयते आप बताइए कौन से उपनिषद से लिया गया है? ऊपर हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसे क्वेश्चन आंसर हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।